एक हंगामा पर मौकूफ है घर की रौनक, एक हंगामा पर मौकूफ है घर की रौनक, नौहा गम ही सही, नगमा शादी न सही। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अपनी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी बात, अपनी किताब जो शाहीन है उसको खरीद सकते हैं, इससे प्रैक्टिस लगा सकते हैं शाहीन किताब से। और साथ ही साथ में इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उससे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। स्क्रीन पर अपना नंबर दिखता है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोई सुझाव वो दे सकते हैं, कोई भी मशवरा आप ले सकते हैं। जो भी आपकी सुझाव है अपनी वीडियो से मुतालिक, क्वेश्चनों से मुतालिक, वो दे सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी लगने के बाद उसको लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगने पर डिसलाइक कर सकते हैं। होता दरअसल ये है कि आप पहले से इस पर गौर नहीं करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम के कितने दिन बचे हैं क्या, और आखिर के 15-20 दिन इतना ज़्यादा टेंशनाइज हमें भी कर देते हैं और ख़ुद भी हो जाते हैं। तो लिहाजा अभी से ही जो चीज़ें करनी हैं वो कर लीजिएगा। किताब मंगवाना है तो फटाक से मंगा लीजिए, उसको रट डालिए, जो वीडियो देखने हैं वो सब देख डालिए। आज का जो पहला सवाल होने वाला है स्क्रीन पर वो आपको दिख रहा है, मॉडर्न आदमी। बहुत इंपॉर्टेंट तसनीफ है। तसनीफ का जो आंसर सही होगा वो बाद में हम बताएंगे, उससे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो मॉडर्न आदमी ये आपको बताना है किसकी लिखी हुई पैरोडी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है। देखिए, इसमें जवाब दीजिए जब तक हम लोग बात करते हैं। ये नाम आपको दिख रहा है दिलावर फगार का। तो दिलावर फगार जो हैं इनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1928 में इनकी पैदाइश हुई है। पैदाइश आपको याद रखना है 1928 में हुई है। और साथ ही साथ में पैदाइश जो इनकी हुई है वो बदायूं में हुई है। बदायूं आपको याद रखना है, बदायूं जो है वो आपको याद रखना है, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। और 1991 में, इसको हटा देते हैं, 1991 में, फिर से नोट कीजिएगा, 1991 में इनका इंतकाल हुआ है। दिलावर फगार का इंतकाल अगर पूछा जाता है तो कराची में जो है वो इनका इंतकाल हुआ है, कराची में। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। इसके बाद में एक दूसरा नाम आपको दिख रहा है, वो नाम है सैयद ज़मीर। सैयद ज़मीर जाफरी का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इनके बारे में आपको ख़ास तौर से सबसे पहले वही कि पैदाइश के लिहाज से तरतीब बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना चाहिए 1916 में इनकी पैदाइश हुई है। 1916 में आपको मालूम होना चाहिए अहमद नदीम कासमी की भी पैदाइश हुई है। और 1999 जो है, 1999 में इनका इंतकाल हुआ है। माफिउल ज़मीर, आपको इनकी तसनीफ़ याद रखना है, माफिउल ज़मीर। तो ये उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगी, माफिउल ज़मीर। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये तसनीफ आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद। इनकी एक और तसनीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जाफरान के फूल। इनकी ये तसनीफ आपको याद रख लेनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए। बेलायती, आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए, बेलायती जाफरान। ये तसनीफ आपको याद रखना है, इन्हीं की है। तो ये दोनों तसानीफ उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेंगी। इसके बाद में एक और नाम आपको दिख रहा है इसमें, वो है फ़ुरक़त काकुरबी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। और इनका नाम जो है, इनके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी पैदाइश, वही बात आपको याद रखना है कि मैंने कहा था कि इससे जिससे सवाल पहले ज़्यादा बन रहे हैं वो आपको याद रहना चाहिए। 1910 में पैदा हुए और 1973 में इनकी जो है इंतकाल हुआ है। तो 1973 में पैदाइश जो इनकी हुई है वो आपको याद रखना है, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई है। तो लखनऊ नाम आपको याद रखना है, लखनऊ में पैदाइश हुई है, ये बात आपको याद रहे। ख़ास तौर पर इनके बारे में आपको याद रखने की बात यह है कि जो जदीद नज़्म है और आज़ाद नज़्म है, इनका सबसे ज़्यादा मजाक किसने उड़ाया है? एक जो है वो जदीद नज़्म, आपको याद रखना है, जदीद नज़्म। और दूसरा जो है वो है आज़ाद नज़्म, नोट कर लीजिएगा, आज़ाद नज़्म। इन दोनों, जदीद नज़्म और आज़ाद नज़्म, इन दोनों का मजाक उड़ाने का काम फ़ुरक़त काकुरबी ने किया है। इतनी ही चीज़ें याद रखिएगा। शेरी मजमुआ चाहो तो इनके बारे में आपको याद रख लेना चाहिए। देखिए, शेरी मजमुआ इनका जो है, ये भी एक बात याद रखिएगा, पैरोडी के ही ये राइटर हैं और पैरोडी इन्होंने बहुत अच्छी की है।
देखिए मावरा आपको मालूम है नून मीम राशिद का मजमुआ है, उसकी पैरोडी जो है वो करने का काम इन्हीं ने किया। मावरा का इन्होंने नाम क्या रखा है? नारवा। नारवा, नारवा के नाम से मावरा जो है उसकी पैरोडी की है। किसने की है? तो नाम आपको याद रखना है इनका, फरकत काकुलबी का। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। इसके बाद में है कदमचे, एक तसनीफ इनकी आपको याद रखना है, कदमचे। सभी लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद इस तरह के नोट्स आपको फ्री में, पैसे जो लोग लेते हैं वो मेहनत करके आपको इतनी मेहनत से नहीं समझाते हैं ना पढ़ाते हैं। तो हम अगर आपको सामने फ्री कोई चीज़ रख रहे हैं तो कम से कम आपको मेहनत तो करना ही चाहिए। और अभी आपके पास वक्त है। देखिए ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, भूल जाइए अगले 5-6 साल तक के लिए। अगर ये नौकरी जो है टीजीटी की इस टाइम जो वैकेंसी का पेपर होने को है, और साथ साथ में जीआईसी जो है इसका एग्ज़ाम, इनके बारे में अगर दोनों एग्ज़ामों को आप नहीं निकाल पाए तो अगले 5 साल तक के लिए उर्दू में कोई वैकेंसी आएंगी ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अब इसमें जो आंसर है, इसलिए मेहनत कीजिए खूब, क्योंकि मेहनत करने का ही फ़ायदा मिलता है। आपको एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सैयद मोहम्मद जाफरी का नाम आपको याद रखना है। देखिए सैयद ज़मीर जाफरी जो हैं, इनके बारे में अभी हम बात कर चुके थे। अब ये इनका जो है इनका मॉडर्न आदमी नामा, तो ये आपको पता है ये पैरोडी की गई है, किसने की है? तो इनका नाम भी आपको याद रहेगा। और इनके बारे में पीछे वीडियो में हम बता भी चुके थे। 1907 में ये पैदा हुए थे भरतपुर में, पाकिस्तान में, और सॉरी राजस्थान में। और 1976 में इनके बारे में आपको मालूम था कि 1976 में कराची में जो है वो इनका इंतकाल हुआ था, कराची में। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो इनके बारे में थी वो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। इलेक्शन के नाम की इनकी नज़म थी, और साथ साथ में ज़रीफ लखनवी ने भी इलेक्शन के नाम से नज़म लिखी थी। क्लर्क है, वो भी इनकी लिखी हुई नज़म है, क्लर्क। और साथ साथ में सिफारिश है। इसके बाद में खड़ा हुआ डिनर है, वज़ीरों की नमाज है, तमाम इस तरीके की तसानीफ़ें हैं। अगला ये सवाल देखिए, सवाल आपके सामने है, दर्जा झेल में से किसकी मशहूर नज़म प्रोफेसर नामा है? देखिए अभी जो 2025 में दिसंबर का जो यूजीसी है उसका पेपर हुआ था नेट का, तो इसमें एक आपसे पैरोडी पूछी गई थी, एक बंद दिया गया था। दरअसल वो इसी वाली नज़म से लिया गया है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मसला ये होता है कि उन्होंने जो बंद दे दिया था, और वो बंद किसका है, बस आपने इतना रट लिया, और एग्जामिनर वहीं से फिर से सवाल उठा लेता है। तो जो बंद दिया गया था वो इस वाली नज़म से दिया गया था। ये नज़म आपको याद रहेगी, प्रोफेसर नामा। किसने लिखी है, पैरोडी है। तो ये आपका आंसर जो सही होने वाला था, ये आपका आंसर सही होगा बी। जिसने भी आंसर दिया है बी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। तो यह है रजा नकवी बाही, का नाम आपको याद रहेगा। पैदाइश पहले बात करते हैं। इनकी पैदाइश जो है वो 1900, सभी लोग नोट करते रहिए, 1939 में इनकी पैदाइश हुई है, और इसके बाद में 2002 में इनका इंतकाल हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और अपनी पैरोडियों में अंग्रेजी आपको याद रखना है। अंग्रेजी जो है इस जबान के अल्फाजों का बहुत इस्तेमाल किया है। इसी तरह का एक सवाल अकबर इलाहाबादी से बनता रहता है कि किसने अपनी नज़मों में बुन्नू है, बुद्धू है, रमज़ानी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह का ये सवाल है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। दूसरी चीज़ इनके बारे में आपको याद रखने की है कि नज़ीर अकबराबादी की नज़म आदमी नामा जो थी, आदमी नामा, इस आदमी नामा को ही प्रोफेसर नामा के नाम से इन्होंने पैरोडी किया है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। तो इसी तरह से जैसे आदमी नामा जो है वो 6 मिसरों पर मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है, तो उसी तरह से ये प्रोफेसर नामा भी मुसद्दस की हैयत में है, और इसका एक बंद जो है वो इसी बार एग्जाम में दिया गया था। उम्मीद करता हूं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा या पेपर बाद में देखा होगा उनको ये बात मालूम होगी। इसके बाद में एक नाम आपको दिख रहा है अजीम बेग चुगताई का। इसमें चुगताई के बड़े भाई हैं। 1800 जो है ये 95 में पैदा हुए, 1895 में पैदा हुए, तो आगरा में इनकी पैदाइश हुई है। और साथ ही साथ में याद रखना है इनके बारे में कि इनकी 1941, ये देखिए 1941 में इंतकाल हुआ था। बाकी इनकी नज़में जो हैं ख़ास तौर से वो तो आपको मालूम ही है, जैसे जो है शरीर बीबी है, कोलतार है, और भी तमाम तसानीफ़ें हैं, याद हैं पहले से ही, और वो आपको मालूम होती हैं। ख़ास बात इनके बारे में आपको याद है, इनके मज़ाह में बचपन नुमाया है।
मज़ा जो है, इनने इस तरीके का मज़ा लिखा है जिसमें बचपन की चीज़ें सामने आती हैं। बचपन पर जो है, बचपन को इन्होंने खूब इस्तेमाल किया है अपने तसानीफ़ों में, बचपन नुमाया होता है। इसके बाद में एक नाम आपको दिखता है मुल्ला रामौजी का। मुल्ला रामौजी हैं। पहली बात तो इनके बारे में याद रखिएगा कि 1896 में, कितने में, 1896 में ये पैदा हुए, नंबर एक। दूसरी बात, इनका इंतकाल आपको याद रखना है 1952 में हुआ। मुल्ला रामौजी का इंतकाल 1952 में हुआ, हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। तो गुलाबी उर्दू के मौजिद किसे माना जाता है? गुलाबी जो है, गुलाबी उर्दू के मौजिद, गुलाबी उर्दू के मौजिद माना जाता है मुल्ला रामौजी को। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। इसके बाद में इनका मजमुआ जो है वो गुलाबी शायरी के नाम से आया था। इनका मजमुआ आपको याद रखना है गुलाबी, गुलाबी शायरी, गुलाबी शायरी, इस नाम से जो है वो मजमुआ आया है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा मुल्ला रामौजी का। इसके बाद में इनका जो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो आपको याद रखना है, भोपाल में पैदाइश हुई थी मुल्ला रामौजी की 1896 में। तो भोपाल जो है वो भूलना नहीं है, भोपाल का नाम याद रखना है। इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेंगी। देखिए, कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश हम करते हैं कि आपके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ें लाई जाएं ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। मैं फिर वही बात कहता हूं कि अच्छी तैयारी के लिए 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं अपनी किताब शाहीन में दिए गए हैं, इनको ज़रूर भी रटिएगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। प्लस जो 27 पेज में आपको नोट्स दिए गए हैं वो भी आपको हर हाल में रटने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम को निकालना है। बाकी अपना जो नंबर है इस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, 6386 492, तो ये जो है 492 279 तो इस तरीके से इस पर बात करके आप किताब का ऑर्डर है जो भी मशवरा है दे सकते हैं। नाम दिख रहा है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर के बारे में क्या बताएं, आपको सारी मोटी मोटी चीज़ें इनके बारे में मालूम है। एक इम्पॉर्टेंट जो है एप्टा, मैंने पिछले बारे में भी बताया था कि ड्रामा में जो ड्रामा निगार हैं वो एप्टा से वाबस्ता अगर पूछा जाए तो हबीब तनवीर हैं, ये आपको नहीं भूलना है। एप्टा, इससे जुड़े हुए अगर ड्रामा नगर आपसे पूछे जाएं तो हबीब तनवीर हैं। हबीब तनवीर पर हम कई बार बात कर चुके हैं। देखिए, 4 प्लेलिस्ट हैं वीडियो की बनी हुई, और इन 4 प्लेलिस्ट में 150 से ज़्यादा वीडियो हैं। अगर ये सारे वीडियो और अपनी किताब जो शाहीन है उसे पढ़ लिया है, आप 100% एग्ज़ाम निकालेंगे उर्दू में। अगला सवाल देखिए, सवाल अगला है कि दर्जा झेल, यहाँ पे दर्जा गलत लिखा है, दर्जा झेल में से किसको अक़वाम मुत्तहिदा, ये आपको याद रखना है, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक़वाम मुत्तहिदा है इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूएनओ। ये एक संगठन है और इस संगठन का नाम आपको याद रखना है यूएनओ। यूएनओ जो है, इससे इसके जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? फटाफट जवाब दीजिए, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक नाम आपको दिखाई दे रहा है कन्हैयालाल कपूर। क्या आंसर में ये नहीं का नाम तो नहीं है? आप गैस कीजिए। जब तक हम कन्हैयालाल कपूर पे 1910 में ये लालपुर पंजाब में पैदा हुए थे, ये तो आपको मालूम है, और 1980 में इनका इंतकाल हुआ था, ये बात भी आपको इनके बारे में खूब अच्छे से मालूम है। बाकी इनकी तसानीफ़ें जैसे है, ट्यूटर है, बहुत अहम है, क्वारंटाइन वगैरह, सॉरी क्वारंटाइन नहीं, ट्यूटर है। लेकिन ब्रजबानो, इनकी मज़ामीन देखिए, कन्हैयालाल कपूर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ब्रजबानो, ये आपको याद रखना है, ब्रजबानो, ये मज़ामीन का मजमुआ ब्रजबानो, या अहले ज़बान, अहले ज़बान, ये आपको दोनों याद रखना है। ये कन्हैयालाल कपूर की तसानीफ़ हैं। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। अब एक नाम और दिख रहा है कन्हैयालाल कपूर के अलावा, शौकत थानवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शौकत थानवी के बारे में जितनी चीज़ें आप हो सकता है पढ़ें। 1904 में तो पैदा हुए और 1963 में इनका इंतकाल हुआ। 1963 में इनकी 2 तरह की तसानीफ़ें हैं। जब ये अफसाना लिखते हैं, सॉरी अफसाना या फिर इंशाइया, तो इंशाइया ये लिखते हैं,
तो बहुत ज़्यादा संजीदा तसानीफ यानी नसरी तसानीफ सबसे ज़्यादा संजीदा लिखते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, शेरी मजमुआ जितने लिखते हैं वो संजीदा लिखते हैं, शेरी मजमुआ। तो शेरी जो मजमुआ लिखते हैं ये बहुत संजीदा लिखते हैं। और जो अफसाने लिखते हैं या फिर अफसाने के अलावा मज़ामीन वगैरह यानी नसरी जो तसानीफ़ें लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया, इनकी मज़ाहिया होती हैं। जैसे उनकी ससुराल है, रज़ाई है, छलांग है, अफीमियों की जन्नत है, ये तमाम तसानीफ़ें इनकी हैं। आप इनके बारे में हम बता चुके हैं कई बार, इसलिए हम नोट नहीं कर रहे। तो कन्हैया लाल शौकत थानवी के बारे में भी चीज़ें आपको मालूम हो गई। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। नोट ज़रूर कीजिएगा, हम बार बार रिपीट करते हैं। आप मेरे साथ मेहनत नहीं कर सकते, नोट नहीं कर सकते, तो आप मेरे क्लास को ना देखें तो ज़्यादा ही बेहतर है। कोई फ़ायदा नहीं है भीड़ इकट्ठा करने की, मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना तो लाइक का शौक़ है और जो है इसके साथ साथ में ना तो मुझको सब्सक्राइबर की कोई चिंता है। तो इसलिए मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती है। आपका दिल करे देखिए, दिल करे ना देखिए, चाहे लाइक कीजिए चाहे डिसलाइक कीजिए। बस ये कुछ लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए क्लास आती है, वो सब देखते हैं और उतने लोग कामयाब हो जाएं, तो इसका एक रीज़न है और इसकी एक वजह है जिसलिए ये क्लास आती हैं फ्री में। वरना फ्री में तो कोई गालियां देना पसंद नहीं करता, हम तो क्लास दे रहे हैं। इसमें आंसर जो आपका सही होने वाला है वो सही होगा आंसर तो पतरस बुखारी। अपना जो मुहिम चलाई जाती है ख़ास तौर से उर्दू ज़बान जो है उसकी दिन पर दिन हालत डाउन होती जा रही है, इसमें सीट्स घटाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 90% उर्दू बोली जाती है और 90% लिखने का काम हिंदी में होता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बोलने का काम सब उर्दू में हो रहा है, लिखने का काम हिंदी में होता है, लिपि में। तो सभी लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाषा लैंग्वेज जो है हिंदी है, बिल्कुल नहीं है, कतई गलत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विधानसभा देखिए, लोकसभा देखिए, प्रधानमंत्री की भाषण देखिए या फिर इस योगी का देखिए, तो इन लोगों के जो भी आप देखेंगे तो लैंग्वेज उर्दू की ही इस्तेमाल करते हैं और उर्दू के बारे में तमाम गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। तो उनको दूर करने का एक मोटिव, एक विज़न लेकर के हम चल रहे हैं। आगे चल कर के आज नहीं तो कल इस पर बात होगी और लगातार हम आपके मुद्दे उठाते हैं। जिस दौर में कोई आपके लिए नहीं आवाज़ उठाता उस दौर में हम उर्दू ज़बान और आपके मसाइल को लगातार उठाने की कोशिश करते हैं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप फ्री में सपोर्ट यही कर सकते हैं कि आप खड़े रहिए और एक दूसरे को बताते रहिए अपने चैनल के बारे में और अपने नज़रिए के बारे में। इसमें आंसर जो था वो पतरस बुखारी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपके जो भी नज़रिया है उन्हें भी ज़रूर दीजिएगा। एक नाम अब आपको दिखता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो आपको नोट करना चाहिए। नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्या है, पहली बात तो 1800 इसकी पैदाइश से मुताल्लिक ही बहुत ज़्यादा नाम दे दिया जाता है मिलाने के लिए। और 1900 आपको याद रखना है 1964, तो पैदाइश 1895, इंतकाल 1964 में इनका हुआ है। पैदाइश जो है वो नसीरुद्दीन हाशमी हैदराबाद के हैं, चूँकि दक्कन, तो हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई है, ये बात याद रखिए। अब ये एक बात याद रखिए कि तहकीकी कारनामे में कदम राव, पदम राव और सैफुल मलूक बदियुज्जमाल, ये आपको याद रखना है। वैसे हम लोग जानते हैं कि कदम राव जो है और साथ साथ में पदम राव, ये कदम राव पदम राव को मुरत्तिब करने का काम डीलेट का मौजू रहा है जमील जालबी का, लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी ने भी इस पे काम करा है। सैफुल मलूक बदिल जमाल पे काम किया है। एक नसरी आपको याद रखना है, नज़्म और नसर अलग अलग है। तो जो नसरी तोती नामा है, नोट कर लीजिएगा फ़ौरन, तोती नामा, इस पर इसको भी तहकीक करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नसीरुद्दीन हाशमी ने किया है। साथ ही साथ में अगर मजमुआ या दीवान अगर बहादुर शाह जफ़र के दीवान को मुरत्तिब करने की बात आए तो खलीलुर रहमान आज़मी का है, लेकिन ज़फ़रनामा आपको याद रखना है, ज़फ़रनामा, इसको भी तहकीकी कारनामे के तौर पर काम किसने किया है तो नसीरुद्दीन हाशमी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में है किस्सा अबू शाहमा, इनका नाम ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा किस्सा अबू शाहमा, तो आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तसनीफ़ को भी मुरत्तिब करने का काम नसीरुद्दीन हाशमी ने किया है। यहीं तक बात करते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए। सवाल है कि दर्जा झेल में से किसकी पैदाइश जो है वो गुजरात में हुई है। एक गुजराती आपको याद रखना चाहिए, लल्लू लाल कवि है, और दूसरा एक तलाश इसमें से करना है। सबसे पहले ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं। नूरुल हसन, वो हनीफ नकवी, नूरुल हसन का नाम आ गया। हनीफ नकवी 1936 में पैदा हुए। इतनी सबकी पैदाइश और इंतकाल हम बता देंगे
ताकि कोई मसला ही नहीं रहे आपके सामने इस तरह का। तो 1936 में पैदाइश हुई है हनीफ नकवी की इनकी, और साथ साथ में 2012 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी सबसे अहम तसानीफ़ों में जो आपसे लगातार पूछी जा रही है वो है शोराए उर्दू के तज़किरे। ये आपको नहीं बोलना है। तो शोराए उर्दू के तज़किरे, तो शोराए उर्दू के तज़किरे ये आपको याद रखना है, हनीफ नकवी की तसनीफ़। एक इनकी तसनीफ़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं अहवाल व आसार, बहुत बार पूछी गई इनकी तसनीफ़। तो ये जो तसनीफ़ें किताबों में आपको नहीं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं अहवाल व आसार, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं NCERT से। तो NCERT अपनी चल रही है और 8, 10, 15, 20 वीडियो में ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर इनका बार बार उन वीडियो को रिवीजन करते रहना, ये याद हो जाएगा। तो जो है अहवाल व आसार आपको याद रखना, ये भी हनीफ नकवी की किताब है। जो पूछी जाती हैं हम उन पर बात कर रहे हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। गालिब के चंद, आगे देख लिए, गालिब की चंद फ़ारसी तसानीफ़, ये भी किसकी है? तो हनीफ नकवी का नाम आपको याद रखना है। तलाशो तारुफ़, ये आपसे पूछी जा सकती है लगातार। ये तसनीफ़ जो है वो ऑप्शन में घूमती रहती है, तो इसलिए आपको जो चीज़ ऑप्शन में आती रहती है उस चीज़ के बारे में डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सवाल बनाते हैं। तो तारुफ़ ये आपको याद रहना चाहिए। तो तलाश तारुफ़ ये तसनीफ़ जो है वो हनीफ नकवी की है, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। देखिए मीरो मुसहफ़ी, ये इसकी एक तसनीफ़ है। मीर आपको याद रखना है, मीरो मुसहफ़ी, ये ऐसे आपको याद रखना है। ये तसनीफ़ भी जो है वो हनीफ नकवी की है। चलिए अगला राइटर आपको दिख रहा है, वो है खलीक अंजुम। खलीक अंजुम के बारे में आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले खलीक अंजुम के बारे में आपको यही याद रखना है कि 1935, एक साल पहले हैं, हनीफ नकवी से पैदा हुए, यानी 1935 में इनकी पैदाइश हुई है और 2016 में इनका इंतकाल हुआ है। अब इनके बारे में उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। तसनीफ़ें तो इनकी बहुत सारी हैं खलीक अंजुम की, लेकिन जो आपसे पूछी जाती हैं उनमें से 2 तसानीफ़ें ख़ास तौर से याद रखिए, गालिब और कलकत्ता। एक इनकी तसनीफ़ याद रखिए, गालिब और कलकत्ता, ये आपकी तसनीफ़ है वो याद रहना चाहिए, गालिब और कलकत्ता। दूसरी इनकी तसनीफ़ है, दूसरी इनकी तसनीफ़ आपको याद रखना है खुतूत गालिब। एक ये और आप खुतूत गालिब, ये आपको याद रखना है, खुतूत गालिब, खुतूत गालिब। ये 2 तसनीफ़ें हैं खलीक अंजुम की, याद रहना चाहिए। और अंजुम जो हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि अंजुमन जो थी, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, इसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब एक नाम और आपको दिख रहा है, वो आपको याद रखना चाहिए, अब्दुल कवी दसनवी का नाम आपको याद रखना है। इनके बारे में क्या चीज़ें हमको याद रखने की ज़रूरत है, जिनसे सवाल बनते रहते हैं, वो बातें कम से कम आपको याद रहनी चाहिए। 1930 में सबसे पहले इनकी पैदाइश हुई है, एक नंबर यही आपको याद रखना है। 2011 में इनका इंतकाल हुआ है, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। 2011 में इनका इंतकाल हुआ है। इसके साथ साथ में जो है बिहार में ये पैदा कहाँ हुए हैं, तो बिहार में ये पैदा हुए थे, ये बात आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ इनके बारे में जो है वो माहिर अब्दुल कलाम आज़ाद इनको कहा जाता है। फ़ौरन इसे नोट कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सकता है उसे नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसे मुतालिक जो बात है, क्योंकि माहिरीन से मुतालिक जो है वो सवाल बनते हैं। तो माहिरीन अबुल कलाम जो हैं, माहिर अबुल कलाम जो है इनको कहा जाता है, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये इस तरीके से याद रहना चाहिए। एक नाम आपको दिख रहा है मालिक राम। अब मालिक राम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली बात तो यही है कि इसका आंसर ये मालिक राम सही होगा, यानी गुजरात में जो पैदा हुए हैं मालिक राम, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। अब मालिक राम के बारे में क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती रहती हैं, वो आपको याद होना चाहिए। 1906 में ये पैदा हुए और 1993 में इनका इंतकाल हुआ, 1993 में इंतकाल हुआ, उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा।
पैदाइश इनकी जो हुई है वो गुजरात में हुई है, ये किसी को नहीं भूलना है। मालिक राम के जो तस्करे हैं वो तो आपको तस्करा जो है मासरीन आपको मालूम ही है। इसके बाद तस्करा माहौसाल भी इनके बारे में मालूम आपको याद ही है। लेकिन इनकी मकबूल एक किताब है जो पूछते हैं औरत और इस्लाम, ये आपसे पूछ सकते हैं औरत और इस्लाम, औरत और इस्लाम, ये मालिक राम की किताब है औरत और इस्लाम। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। इसके बाद में इस्लामियात एक इनकी तसनीफ़ है, इस्लामियात, वो आपको अगर याद रहती है तो याद रहे। बाकी करबल कथा आपको याद रखिए, करबल कथा शुमाली हिंद की पहली दास्तानों में ये भी मानी जाती है। तो करबल कथा जो है, इस करबल कथा के बारे में क्या आपको याद रखना है, करबल कथा इसकी तदवीन जो है वो मालिक राम ने की है। करबल कथा की तदवीन, एक रिसाला था तहरीर, रिसाला आपका इनके रिसाला भी आपको याद रखना है। रिसाला कौन सा है, तो वो है तहरीर, तहरीर, ये रिसाला मालिक राम का है। ठीक है, यहीं तक बात करते हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने है कि नज्म तबातबाई, नज्म तबातबाई का असल नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। देखिए एक ये नाम आपको दिख रहा है तुफैल अहमद, ये हमने कई बार बताया था, जो रियाज थे, रियाज खैराबादी, उनके वालिद का नाम है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। इसके बाद में मुंशी अमीर, ये किसका असल नाम है, यहाँ पर असल नाम ही पूछे हैं तो फिर असल नाम पर ही बात कर लें। मुंशी अमीर, तो ये जो है अमीर मीनाई जो थे, अमीर मीनाई, इनका असल नाम जो है वो यही है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। इसके बाद में अब्दुल हलीम शरर का नाम जो है वो आपको याद रहना चाहिए, ये है मोहम्मद अशद। सॉरी, ये राशिदुल खैरी जो हैं उनका असल नाम है, राशिदुल खैरी का नाम याद रखिएगा। राशिदुल खैरी जो है वो पैदाइश जो है 1868 में हुई है, 1868 में हुई है और 1936 में इनका इंतकाल हुआ है। तो मोहम्मद जो अशद नाम है ये किसका है असल नाम, तो आपको याद रखना है राशिदुल खैरी का है। दिल्ली जो है दिल्ली में, ये दिल्ली में पैदा हुए थे, इतनी बात याद रहेगी। अब ये जो नाम आपको दिख रहा है इसका आंसर ये सही होने वाला है, सैयद हैदर अली। तो सैयद हैदर अली जो है वो किसका असल नाम है, नज्म तबातबाई का। 1852 में पैदा हुए थे, नज्म तबातबाई 1852 में पैदा हुए, 1933 में इनका इंतकाल हुआ था। और गोरे गिरेबा जो है वो 32 बंद में इन्होंने गोरे गिरेबा का जो है वो मुरब्बा की हैयत में, मुरब्बा जो है इसकी हैयत में जो है इसका तर्जुमा किया था गोरे गिरेबा का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कोई मशवरा है आपका तो ज़रूर दीजिएगा, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आखिर में अपना नंबर जो है 63 86 और 492 279, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी किताब शाहीन को मंगवा सकते हैं। अपनी मुहिम जो चलाई जा रही है उनका ज़रूर हिस्सा बनिए। उर्दू ज़बान के लिए आवाज़ अपने अपने स्तर पर ज़रूर उठाइएगा और ख़ास तौर से ज़्यादा लिखने की जो कला है वो उर्दू में डालिएगा। स्क्रिप्ट जब ज़्यादा लिखी जाएगी तब नज़र में लोगों की चढ़ेगी कि ये उर्दू ज़बान है। दरअसल लोग ज़बान और लिखावट में फ़र्क नहीं कर पाते, लिखावट को ही ज़बान मान लेते हैं, जबकि ज़बान बोली जाती है और लिखावट जो होती है वो लिपि होती है। तो चूँकि लिपि यहाँ पर अपने वहाँ हिंदी इस्तेमाल हो रही है, देवनागरी, और उर्दू की लिपि इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसलिए लोगों को लगता है कि उर्दू नहीं बोली जाती है, वरना उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्या मशवरा है, आप ज़रूर सुझाव दीजिए। आपका जो भी नज़रिया है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।